हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे नेपोलियन के डिक्लाइन और नेशनलिज्म के राइज का और लिबर्टी के लिए यूरोप में स्ट्रगल का। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जरा सोचिए, क्या एक कलाकार का सपना आने वाले कल की झलक दिखा सकता है? साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। एक ऐसी दुनिया जहां राष्ट्र होंगे, राजा नहीं, और सब आजादी के धागे से एक दूसरे से जुड़े होंगे। चलिए इस कमाल की तस्वीर के अंदर छिपी कहानी को समझते हैं। तो ये है वो मशहूर तस्वीर। इसे बनाया था फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में। देखिए, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। एक सपना है जिसे उन्होंने कागज पर जिंदा कर दिया। इसमें इतने सारे प्रतीक और इतनी सारी कहानियां छिपी हैं कि हमें इसके हर एक हिस्से को जरा गौर से देखना होगा। असल में ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है। ये 4 प्रिंट्स की एक पूरी सीरीज का पहला हिस्सा है। सोरियू ने इसके जरिए एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। ये एक नए ग्लोबल ऑर्डर का उनका विजन था। सोरियू के इसी विजन को यूटोपियन या कल्पना आदर्श कहा गया। मतलब एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की कल्पना जो उस जमाने के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगती थी। लेकिन कभी कभी ऐसे ही सपने तो बदलाव की चिंगारी बनते हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सपना था किसके खिलाफ? ये था निरंकुशवादी शासन के खिलाफ। मतलब राजा महाराजाओं का वो राज जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई लगाम नहीं थी। सोरियू एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां लोगों का राज हो, किसी एक इंसान का नहीं। अच्छा, अब आते हैं पेंटिंग के बिल्कुल बीच में। यहाँ हमें लोगों की एक बहुत लंबी कतार नजर आती है, और ये कोई आम भीड़ नहीं है, बल्कि ये तो आजादी की तरफ बढ़ता हुआ एक मार्च है। जरा गौर से देखिए, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग एक जुलूस में आगे बढ़ रहे हैं। सोरियू ने हर देश की पहचान के लिए उनके झंडों और उनकी खास पारंपरिक पोशाकों का इस्तेमाल किया है। और यही तो कमाल का आइडिया है कि पहचान लोगों को बांट नहीं रही, बल्कि आजादी के एक कॉमन गोल के लिए सबको साथ ला रही है। अब देखिए, इस जुलूस में सबसे आगे कौन है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि वो उस समय तक नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य बन चुके थे। उनके ठीक पीछे है क्रांतिकारी फ्रांस और फिर जर्मनी। और ये लाइन बहुत लंबी है। इसमें ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड जैसे कई देश शामिल हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब सोरियू ने ये तस्वीर बनाई ना, तब जर्मनी जैसा कोई एक देश था ही नहीं। तो फिर ये झंडा, ये असल में एक हकीकत नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी, एक बेहतर भविष्य के लिए देखा गया सपना था। तो ये तो हुई लोगों की बात। अब जरा उन प्रतीकों पर नजर डालते हैं जो इस पेंटिंग में छिपे हैं, क्योंकि असली कहानी तो यही सिंबल्स बताते हैं। ये जो महिला की मूर्ति है, ये है स्वतंत्रता की देवी, कुछ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी। देखिए, एक हाथ में है ज्ञान की मशाल, यानी अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। मतलब साफ है, आजादी, ज्ञान और अधिकारों की नींव पर ही टिक सकती है। अब जरा अपनी नजरें मूर्ति के पैरों के पास जमीन पर लाइए। क्या दिख रहा है? टूटे हुए ताज, राजशाही के बिखरे हुए टुकड़े। ये इस बात का ऐलान है कि राजाओं का जमाना अब खत्म हो चुका है, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। अच्छा, जमीन से अब नजर उठाते हैं आसमान की तरफ। देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है और ये सोरियू के सपने को कैसे पूरा करता है। आसमान में देखिए, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते सब इस नजारे को देख रहे हैं। कलाकार ने इन्हें यहाँ क्यों दिखाया? ये प्रतीक है दुनिया के सभी देशों के बीच भाईचारे का, फ्रेटर्निटी का। मानो ऊपर से इस सपने को आशीर्वाद मिल रहा हो। तो सोरियू की पेंटिंग से ये तो समझ आता है कि एक राष्ट्र दिखता कैसा है, झंडे, पहनावा, लोग। लेकिन सवाल ये है कि एक राष्ट्र असल में होता क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और अब हम इसी की पड़ताल करेंगे। और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनैन ने। 1882 में उन्होंने पूछा, एक राष्ट्र क्या है? और उनके मुताबिक राष्ट्र सिर्फ
जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये उससे कई ज्यादा, कहीं गहरा है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ सौर्यों हैं जिनके लिए राष्ट्र एक बाहरी पहचान है जिसे हम देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेनान है जिनके लिए ये एक अंदरूनी एहसास है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रेनान का जो मेन आइडिया था वो ये कि राष्ट्र एक बहुत बड़ी एकजुटता है, एक लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, और ये दो चीजों पर टिकी होती है। पहला, एक साझा अतीत यानी हम सब की कॉमन यादें, और दूसरा आज यानी वर्तमान में एक साथ रहने की हमारी इच्छा। और यहीं पर रेनान ने अपनी सबसे मशहूर और सबसे दमदार बात कही। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का होना एक डेली प्लेबिसाइट है, मतलब एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हर रोज लोगों की मर्जी और सहमति से बनता और बिगड़ता है। तो ये जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक डायरेक्ट वोट। तो जब रेनान कहते हैं रोजाना जनमत संग्रह, तो उनका मतलब है कि किसी देश का हिस्सा होना हर रोज की एक एक्टिव चॉइस है, एक सक्रिय पसंद। तो अगर हम रेनान की पूरी बात को समेटे तो एक राष्ट्र के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, एक ऐसा शानदार अतीत जिस पर सब गर्व करें, और दूसरी, आज एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने की कॉमन इच्छा। कभी सोचा है एक विचार, सिर्फ एक आइडिया में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति से जन्मे राष्ट्र के विचार की, और ये देखेंगे कि कैसे इसने यूरोप को एक बिल्कुल नया आकार दिया। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार पेच है। एक क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे पे लड़ी गई, वही आखिरकार पूरे यूरोप पर कब्जा करने का जरिया कैसे बन गई? अजीब है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1789 के फ्रांस से। उस वक्त हवा में एक ऐसे बदलाव की आहट थी जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। देखिए, इस क्रांति का सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव था सत्ता का ट्रांसफर। अब ताकत किसी एक राजा या रानी के हाथ में नहीं थी। साफ साफ ऐलान हुआ कि फ्रांस के लोग वही राष्ट्र हैं और देश का भविष्य भी वही तय करेंगे। मतलब जो संप्रभुता होती है ना, यानी राज करने का सबसे बड़ा अधिकार, वो राजा से छीनकर सीधा नागरिकों को दे दिया गया। इस नए राष्ट्र के विचार को गढ़ने के लिए दो शब्द बहुत खास थे, ला पात्री यानी हमारी पितृभूमि, और ल सितोएं यानी हम सब नागरिक। इसका सीधा सा मतलब था, ये धरती हम सब की है और हम सब बराबर अधिकारों वाले नागरिक हैं। बस इसी एक सोच ने एक ऐसी सामूहिक पहचान पैदा कर दी जो पहले कभी थी ही नहीं। लेकिन सिर्फ विचार से तो काम नहीं चलता है ना। इस राष्ट्रीय पहचान को हकीकत बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने कई ठोस कदम उठाए। जैसे पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा लाया गया, राष्ट्र के नाम पर नई नई शपथें ली गईं, नए गीत रचे गए, पूरे देश में एक जैसा कानून और एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई, और हाँ, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। और जानते हैं, क्रांति की ये आग फ्रांस की सरहदों के अंदर कैद नहीं रही। जरा 1798 के इस जर्मन कैलेंडर का कवर देखिए। इसमें बास्तील के किले के पतन को दिखाया गया है। ये घटना सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी तानाशाही से आजादी की उम्मीद का एक जबरदस्त प्रतीक बन गई थी। बहुत जल्द ये विचार सिर्फ किताबों और बातों तक ही सीमित नहीं रहे। फ्रांसीसी सेनाएं इन विचारों को अपने साथ लेकर अपनी तलवारों की नोक पर पूरे यूरोप में फैलने के लिए निकल पड़ी। क्रांतिकारियों ने तो ये ऐलान तक कर दिया कि भाई हमारा मिशन सिर्फ फ्रांस को बदलना नहीं है, हमारा मिशन तो पूरे यूरोप के लोगों को तानाशाही से आजाद कराना है। और यही दलील उनके विस्तार का, उनके फैलाव का एक बहुत मजबूत कारण बन गई। और ये जो विस्तार था ये अविश्वसनीय रूप से बहुत तेज था। 1790 के दशक में सेनाओं ने पड़ोस के देशों पर चढ़ाई शुरू की और 1812 आते आते नेपोलियन का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जो स्पेन से लेकर पोलैंड तक फैला हुआ था। लेकिन ये साम्राज्य टिकाऊ नहीं था। सिर्फ 3 साल बाद 1815 तक सब कुछ ढह गया। ये जो नक्शा है ये 1815 में वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप दिखाता है।
इससे साफ पता चलता है कि फ्रांसीसी साम्राज्य कितना विशाल था और उसके गिरने के बाद पूरे महाद्वीप की राजनीतिक सीमाओं को कैसे दोबारा बनाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसी सेनाएं अपने साथ सिर्फ हथियार लाईं। नहीं, वो कुछ क्रांतिकारी सुधार भी लेकर आईं, जैसे कि नेपोलियन कोड, जिसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उस दौर के यूरोप के लिए ये बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव विचार थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा लेकिन यहीं आता है। क्या फ्रांसीसी सेनाएं सच में मुक्तिदाता थीं, जैसे वो कहती थीं, या फिर वो असल में विजेता थीं जो कब्जा करने आई थीं? फ्रांसीसी शासन की असली हकीकत क्या थी? पता है, शुरुआत में तो कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हीरो की तरह हुआ। इस तस्वीर को देखिए, इसमें जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा है और लोग फ्रांसीसी सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग पुरानी दमनकारी सामंती व्यवस्था को खत्म कर देंगे। पर ये जो शुरुआती जोश था ना, ये बहुत जल्द कड़वाहट में बदल गया। वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, प्रशासनिक सुधार तो हुए, पर उसके पर्दे के पीछे भारी भरकम टैक्स लगाए गए, बोलने लिखने पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई, और सबसे बुरा, लोगों को फ्रांस की लड़ाइयों के लिए सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। लोगों को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि अच्छे प्रशासन का मतलब राजनीतिक आजादी तो बिल्कुल नहीं है। वो एक विदेशी ताकत के गुलाम थे, और बस इसी एहसास ने विद्रोह और विरोध की आग को हर तरफ भड़का दिया। फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन इस कार्टून में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ नेपोलियन को एक ऐसे डाकिया के रूप में दिखाया है जिसके थैले से वो सारे जीते हुए इलाके एक एक करके गिर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक था कि लोगों का बढ़ता विरोध ही साम्राज्य के पतन की वजह बन रहा था। अच्छा, आज जब हम देश या राष्ट्र जैसे शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमेशा से थे, पर ऐसा है नहीं। ये सोच, ये आइडिया असल में बहुत नया है। तो आज हम यही समझेंगे कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद की ये जबरदस्त सोच आखिर पैदा कैसे हुई, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग दिखता था। तो चलिए इस कहानी को शुरू ही एक सवाल से करते हैं। आज के जर्मनी या इटली जैसे देशों के बनने से बहुत पहले यूरोप असल में दिखता कैसा था? क्योंकि हम आज जिस नक्शे को जानते हैं वो उतना पुराना है नहीं जितना हम शायद सोचते हैं। देखिए, उस वक्त की हकीकत राष्ट्र राज्यों की थी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों की थी। मिसाल के तौर पर हैब्सबर्ग साम्राज्य को ले लीजिए। ये कई अलग अलग इलाकों और लोगों पर राज करता था। इसमें जर्मन बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले, हंगेरियन सब शामिल थे। इनकी आपस में कोई साझी पहचान नहीं थी सिवाय एक चीज के, सम्राट के प्रति वफादारी। इसलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और उस पुराने यूरोप को करीब से देखते हैं जहां सारी ताकत जमींदार यानी कुलीन वर्ग के हाथों में हुआ करती थी। तो आखिर सत्ता थी किसके हाथ में? ये थे जमींदार कुलीन वर्ग, आबादी में बहुत कम लेकिन बेहद ताकतवर। ये लोग आपस में एक जैसी जिंदगी जीते थे, डिप्लोमेसी और ऊंचे तबके में फ्रेंच भाषा बोलते थे, और इनकी शादियां अक्सर राज्यों की सरहदों के पार होती थीं। मतलब ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय एलीट क्लास था। इनकी बड़ी बड़ी जमीनों पर गुलाम किसान खेती करते थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, शहर तेजी से बढ़ने लगे, और इन्हीं शहरों में एक बिल्कुल नए सामाजिक समूह ने जन्म लिया। एक ऐसा समूह जो पुरानी व्यवस्था को हिलाने वाला था। अब इन दोनों वर्गों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुराना कुलीन वर्ग जिनकी ताकत उनकी जमीनों से आती थी, दूसरी तरफ ये नया मध्य वर्ग जिसकी ताकत व्यापार और इंडस्ट्री से आ रही थी। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और डॉक्टर, वकील जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोग थे। ये महत्वाकांक्षी थे, और यहीं से, इसी वर्ग से राष्ट्रीय एकता के विचार पनपने शुरू हुए। और ये नया मध्य वर्ग अपने साथ सिर्फ पैसा और ताकत ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नई सोच भी लेकर आया। एक ऐसी विचारधारा जो पुरानी राजशाही व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली थी। ये विचारधारा थी उदारवाद या लिबरलिज्म। इस नए मध्य वर्ग के लिए इसका सीधा सा मतलब था हर व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। वे चाहते थे कि तानाशाही खत्म हो, पादरियों को मिलने वाले खास अधिकार खत्म हो और सरकार लोगों की सहमति से बने। लेकिन एक बात यहां समझनी बहुत जरूरी है। शुरुआती उदारवाद का मतलब सबके लिए लोकतंत्र नहीं था। मताधिकार यानी वोट देने का हक
ज्यादातर सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी। जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से बाहर ही रखा गया था। उदारवाद का एक और बहुत अहम पहलू था आर्थिक। ये विचारधारा चाहती थी कि बाजारों को आजाद कर दिया जाए और सामान की आवाजाही पर सरकार जो रोक टोक लगाती है उसे खत्म किया जाए। जाहिर है ये मांग उभरते हुए मध्य वर्ग के लिए बहुत जरूरी थी। अब व्यापार में कितनी मुश्किलें थीं ये समझना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 39। ये जर्मन महासंघ के 39 राज्यों की संख्या थी और हर राज्य की अपनी अलग करेंसी, अपने अलग नाप तौल के तरीके। सोचिए व्यापार करना कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। अब एक और नंबर देखिए, 11। साल 1833 में अगर किसी व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अपना सामान ले जाना है तो उसे 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ते थे। हर बैरियर पर लगभग 5% टैक्स। आप ही सोचिए व्यापार करना कितना मुश्किल और महंगा था। तो इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए 1834 में ज़ोल्फरराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया गया। जैसा कि उस दौर के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था, इसका मकसद सिर्फ व्यापार आसान करना नहीं था बल्कि जर्मनों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जहां आर्थिक एकता ने पहली बार राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। लेकिन जाहिर है इन नए विचारों का स्वागत हर किसी ने नहीं किया। 1815 में जैसे ही नेपोलियन की हार हुई, यूरोप की पुरानी ताकतें यानी रूढ़िवादी शक्तियां वक्त का पहिया पीछे घुमाने की पूरी कोशिश में लग गईं। ये टाइमलाइन हमें वही कहानी बताती है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हुई। इन नए विचारों को दबाने के लिए अखबारों, किताबों सब पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन देखिए, बदलाव की लहर रुकी नहीं। 1834 में ज़ोल्फरराइन का बनना इसी का सबूत था। तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था आखिर थी क्या? ये एक ऐसी राजनीतिक सोच थी जो परंपरा को सबसे ज्यादा अहमियत देती थी। ये लोग राजशाही, चर्च और समाज के पुराने ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और उदारवाद के तेज बदलावों के सख्त खिलाफ थे। और ये पुरानी व्यवस्था अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये जर्मन कार्टून उस दौर की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। इसका नाम है विचारकों का क्लब, जहां पहला नियम है चुप्पी। ये दिखाता है कि उस दौर की सरकारें कितनी तानाशाही थीं। वो आज़ादी और बराबरी की बात करने वाले किसी भी विचार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन एक बात है, विचारों को दबाने से वो खत्म नहीं होते, बल्कि अक्सर वो और भी ज्यादा मजबूत होकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जहां वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल यही। सरकार के दमन के डर से कई उदारवादी, राष्ट्रवादी अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने गुप्त सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी, जिनका एक ही मकसद था क्रांतिकारियों को तैयार करना और आज़ादी और राष्ट्र राज्य के विचारों को चुपचाप फैलाना। और इन्हीं क्रांतिकारियों में एक नाम सबसे आगे आता है, जुजेप्पे मैत्सिनी। 1805 में जेनुआ में पैदा हुए मैत्सिनी कार्बोनारी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। सिर्फ 24 साल की उम्र में एक क्रांति की कोशिश करने के लिए उन्हें देश से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यंग इटली और यंग यूरोप जैसे नए अंडरग्राउंड संगठन बनाए। उनका मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को ही इंसानियत की असल इकाई बनाया है। मैत्सिनी के विचारों में इतनी आग थी कि उस रूढ़िवादी व्यवस्था के सबसे बड़े नेता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था। ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि मैत्सिनी और उनके राष्ट्रवादी विचार यूरोप के पुराने साम्राज्यों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके थे।